हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है जी राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम करने वाले हैं जी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे पीवाईक्यूज है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, तो इसको छोड़ने की गलती मत करना। दूसरी बात है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो आपने इनके अंदर जो आंसर लिखे हुए हैं वो वही लिखे हम आंसर, या अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। देखो बच्चे, आंसर लिखने का मेन मोटिव ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ के तो पूरा जाते हैं, एग्जाम में अच्छे से सब कुछ करके जाते हैं, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है 5 नंबर का और वो अपनी लैंग्वेज में लिख कर आते हैं तो 4 नंबर या कभी कभार 3.5 भी मिलते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप इन आंसर को अच्छे से पढ़ो। पढ़ के अगर आप थोड़ी बहुत अपना लैंग्वेज में बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट पूरा आंसर चेंज मत करना अपनी लैंग्वेज में। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आंसर ही चेंज कर दो। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज है कि इस चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में ये जो पीडीएफ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। क्लिक करोगे ना तो ऐसा पेज ओपन होगा नोट्स के लिए, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखनी है, फोन नंबर, फिर आप मेक पेमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। सेम गोज फॉर दिस पेज, ठीक है। आप यहाँ पर अपना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, ठीक है। आप चाहो तो 2-3 दोस्त मिलकर भी कर सकते हो। एक नोट से उसके बाद तो पीडीएफ वगैरह सेंड करते रहना आपस में, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, मेरे को ना बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर जो प्राइस था नोट्स का, कल कुछ और था आज कुछ और है। बच्चे मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में प्राइस जो है वो कंपनी, मैं जो बोलता हूँ वही डालती है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कहीं भी आपको इतने कम प्राइस पे नोट्स नहीं मिलते, और खासकर जब हैंड रिटन नोट्स हो, ठीक है। कहीं नहीं, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दिखा देता हूँ, सारे के सारे पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, हर एक चीज़ है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं प्राइस इसका लगाता हूँ, बट कंपनी कहती है कि उसके बाद फिर हमारे ऊपर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइस लिखा हुआ है ना, ज़्यादा टाइम मत लगाना। एक दिन के इंटरवल पे भी प्राइस चेंज हो सकता है, ठीक है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितने भी कंपनी के हाथ पैर जोड़ लूँ, वो नहीं मानेगी, समझ रहे हो। एक आधे नोट्स में मैं बोल के उनको कर सकता हूँ, बट सारे नोट्स का अगर मैं प्राइस चेंज करवाने जाऊंगा उनको कि नहीं जी उतना करो, तो फिर कंप्लेंट फाइल होती है मेरे, है ना, समझ रहे हो ना। तो ऐसी दिक्कत ना हो, तो इसलिए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना, ठीक है। जब आप फ़ोन नंबर डालोगे तो मैं पूछ भी लूंगा कि आपके पास पीडीएफ कितनी आई है, आपने क्या क्या लर्न करा है, क्या क्या लर्न नहीं करा, ठीक है। और अगर वैसे भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को मैसेज कर देना नंबर पे। दूसरी बात यह है कि जब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो तो वीडियो देख के करना। ऐसा नहीं है कि सीधा पीडीएफ पर जाओ डाउनलोड कर लो कि सर यही क्वेश्चन अब रट्टा मार लेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आप है ना अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो जी चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं ना 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइट्स होते हैं ना, उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, और वो राइट ऐसे है जिनका वायलेशन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो, जिनके बारे में आपको पता भी होगा। और ज्यादा नहीं है, मैं बता दूं 6-7 क्वेश्चन है इस पीडीएफ के अंदर। ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक और हुआ करता था पहले जिसको हम कहते थे राइट टू प्रॉपर्टी, बट अब वो फंडामेंटल राइट से कट चुका है। इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। 1928 में, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनो। ऑल दो मैं अलग से वीडियो भी डालूंगा, जो हमारा भरत कुमार खोरवाल वाला ये जो व्लॉगिंग चैनल है मेरा, इस पे मैं लाइव आके, आप देख सकते हो मैंने लाइव लिया है यहाँ पर। मैं बेसिकली एग्जाम जब खत्म हो जाते हैं ना बच्चों को, उसी दिन मैं लाइव लेता हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन मैच करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन जो है पीडीएफ के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा, हर एक क्वेश्चन मैच कर रहा होता है, ठीक है। बाय द वे जो एमसीक्यू है वहाँ, यहाँ पर एमसीक्यू वगैरह की मैं यहाँ पर लाइव लूंगा, क्वेश्चन वगैरह समझाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन यहाँ भी क्लियर करवा रहा हूँ, ओके। 1928 में जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, उन्होंने सबसे पहले राइट्स की डिमांड करी थी, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करी थी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था ना 1978 के अंदर, ठीक है, उसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 301 के अंडर, ठीक है, ओके। एक और चीज़ है, ये जो भी हमारे राइट टू इक्वालिटी है, इनको ये वाले पॉइंट्स ही लर्न करने ला आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, एक्सप्लेन हाउ। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको लिख देने हैं, ठीक है। सेकुलर का मतलब वही होता है कि जिस कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, जो सब रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करता है, इक्वली प्रमोट करता है, या इक्वली उन पे पाबंदी वगैरह लगाता है, ठीक है। चलो, पाबंदी लगाने वाला वर्ड गलत हो गया, प्रमोट करता है, इक्वली सपोर्ट करता है। इक्वली मतलब किसी का कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। राइट टू फ्रीडम, बेसिकली राइट टू एजुकेशन याद रखना, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है,
ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी चलो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, जैसे मैंने बता दिया, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक मैं कंबाइंड वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसके अंदर फर्स्ट 5 चैप्टर, फिर 5 से लेकर 10 चैप्टर, फिर सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा। जितने भी चैप्टर अपलोड करेंगे सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो जी, कुर्सियों की पेटी बांध दो, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जी डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लिख लो जी, डिट्टो आने वाला है क्वेश्चन। तो वैसे तो सारे पीडीएफ का हर एक क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। पहला मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, फंडामेंटल राइट है ना, जो इजी पॉइंट है पहले वो बता, तो ये है ना एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट होते हैं जिनका वायलेशन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनका वायलेशन होने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे राइट टू इक्वालिटी, कि आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बट अगर आपके साथ भेदभाव हो जाए तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये होते हैं फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मिड डे मील है। मिड डे मील एक ऐसी चीज है जो सरकार को करनी चाहिए, बट अगर सरकार नहीं करती तो आप उस पर केस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब समझ आया, ये है ना मिड डे मील जैसी, और ये बाकी जो चीजें होती है पेंशन, ये पॉजिटिव इन नेचर होती है, ठीक है। यानी सरकार को बढ़ावा दिया जाता है कि ये चीजें आप करो। ये देखो लिखा भी है, इट एनकरेज द गवर्नमेंट टू डू समथिंग सर्टेन थिंग्स। बट इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को रोका जाता है कि जी नहीं, इक्वालिटी के नाम पे भेदभाव नहीं करोगे, फ्रीडम के नाम पे पंगे नहीं लोगे, ठीक है। तो यानी ये नेगेटिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में लिखा हुआ है, और ये इंडिविजुअलिस्टिक है। ये पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल इक्वालिटी और पर्सनल वेलफेयर के लिए काम करता है, और ये सोसाइटी टेरियन है। इसका मतलब है कि सोशलिस्ट है, ठीक है, और ये कम्युनिटी के लिए काम करता है। यानी ऑब्वियस ही बात है, मिड डे मील ऐसा तो नहीं है एक बच्चे को मिलेगा, सबको मिलेगा, बट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये तो हर बंदे का पर्सनल होता है ना। चलो लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इसको है ना, जो हमारे राइट टू इक्वालिटी होते हैं ना, सॉरी हाँ, जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वो हमें जन्मजात मिले हुए होते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ लाने की जरूरत नहीं है, वो मिले हुए होते हैं आपको, बट इसके लिए लॉ लाने पड़ते हैं और लेजिस्लेशन पॉलिसी वगैरह बनानी पड़ती है कि मिड डे मील स्टार्ट कर रहे हैं, चलो पॉलिसी बनाते हैं, ऐसे बनानी पड़ती है, ठीक है। चलो आ जाते हैं जी, अब आ जाते हैं, ये जो आप पेज देख रहे हो ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे अलग अलग राइट के बारे में लिखा है। राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या चीज़ आती है कि भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम में एक क्वेश्चन आ जाता है जिससे 1 मार्क्स का, जिससे बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि सर राइट टू एडुकेशन जो है वो किस में आता है, तो राइट टू एडुकेशन राइट टू फ्रीडम में ही आता है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कहा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, यानी इंसान को बेचा खरीदा नहीं जाएगा, फोर्स लेबर नहीं होगा, और साथ में चाइल्ड लेबर भी नहीं होगा, चाइल्ड को हजार्डस प्लेस में जॉब नहीं करवा सकते आप, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब होता है कि धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होगा, अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोलने का पूरा पूरा राइट है, किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्सेस देने का राइट है, दूसरे लोगों को अपने अपने रिलीजन के बारे में बताने के पूरा पूरा राइट है, अनलेस आप उसे फोर्स ना कर रहे हो, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मतलब क्या होता है, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का राइट है, अपने कल्चर को, माइनॉरिटी को मैं ना ये समझा देता हूँ, बच्चे ना इस वाले में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में कंफ्यूज आते हैं। देखो मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। राइट टू फ्रीडम में तो सीधा रिलीजन की बात हो रही है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या होता है वो समझाता हूँ मैं। 1947 में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1947 में है ना बहुत सारे जो चाइनीज लोग हैं ना वो इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है। अब देखो कितनी बुरी बात है, मतलब पाकिस्तान देश तोड़ दिया है ना पाकिस्तानियों ने जो थे, है ना, और उस टाइम चाइनीज इंडिया के अंदर आ रहे थे, ओके। मतलब अच्छे इंटेंशन से आ रहे थे क्योंकि वो गांधी जी से बड़ा प्रभावित थे। ये भी बात मैं आपको बता दूं, नेगेटिव वे में मत लेना, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो जो हमारे चाइनीज उस टाइम इंडिया के अंदर आए थे बड़ा प्रभावित थे, और है ना आज भी वो अपनी लैंग्वेज वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं और चाइनीज में कुछ लिखते हैं। क्या आप उन्हें रोक सकते हो? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? उनको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट जो हमारा सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, बड़ी ध्यान से सुनना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अकॉर्डिंग टू यू विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। आप बोलोगे सर ये तो मेरी राय पूछी है, मैं तो कोई भी फंडामेंटल राइट लिख के आ जाऊंगा। बेटा आपसे राय नहीं पूछी आपकी बच्चे, एक्चुअल में इसका आंसर फिक्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझ रहे हो? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, और इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये बात किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अब ये क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना, एक्चुअली इन बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट को ज्यादा पावरफुल बनाता है। कैसे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये कहता है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, नहीं तो बाकी एक्चुअल में हमारे यहाँ ये जो फंडामेंटल राइट है ये भी नॉर्मल राइट की तरह ही है।
इनको क्या चीज अलग बनाती है कि इनका वायलेशन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो। तो यही पावर देता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और जब आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि डज रिजर्वेशन वॉयलेट द राइट टू इक्वालिटी। अब रिजर्वेशन क्या होता है आपको पता है, आपने राइट टू इक्वालिटी में एक पॉइंट पढ़ा होगा। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में एक पॉइंट होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वालिटी दी जाएगी। बट एक रिजर्वेशन भी होता है जिसमें क्या होता है कि एस सी के और ओबीसी के बच्चों को क्या होता है कि कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है, उनका फीस कम देनी पड़ती है उनको। ठीक है, अब क्या जो हमारा रिजर्वेशन है वो राइट टू इक्वालिटी को वॉयलेट करता है? कुछ बच्चे बोलेंगे करता है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं करता है। अब मैं बताता हूँ, हमारा आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है अगर उसे लगता है कि किसी एरिया के अंदर कोई कुछ लोग है या कोई कम्युनिटी है जो बैकवर्ड है, जो इतनी अमीर नहीं है, इतनी सक्षम नहीं है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो है उनके लिए कुछ पोस्ट रिजर्व कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन वही आ जाता है, क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करता है? द आंसर इज नो, ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल चीजें प्रोवाइड करना नहीं होता। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना और इक्वल लेवल पे लाना। आप एग्जाम दे रहे हो, आपको आता है 50 नंबर का पेपर, साथ में आप ही की क्लास में एक बच्चा पढ़ता है जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका पेपर आता है 30 नंबर का। क्या ये भेदभाव है? नहीं। क्या पता आपके लिए जो 50 नंबर का पेपर हो उसके लिए 30 नंबर का उससे ज्यादा, आपसे ज्यादा डिफिकल्ट हो उसके लिए लिखना। तो एक्चुअल में इक्वालिटी करी गई है, उसको आप है ना डिस्क्रिमिनेशन करके भी इक्वालिटी कर रहे हो। और ये जो हम सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इक्वालिटी बाय डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये भी एक टॉपिक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो कि रिजर्वेशन जो है राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन नहीं करता। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? और एक्सप्लेन दी राइट ऑफ अक्यूज पर्सन। अक्यूज पर्सन का मतलब होता है जिसको जेल में डाल दिया जाता है ना, जिसको सॉरी पकड़ा जाता है, उसके क्या क्या राइट होते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 21 देख लेते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी बंदे से उसकी लाइफ जो है वो नहीं छीनी जा सकती विदाउट दी प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब है आपने सुना होगा कि पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया और पुलिस वाले पे भी केस हो गया। कैसा होता है? द आंसर इज यस। तो बात ये बोली जाती है कि कोई किसी भी बंदे की जान जो है वो नहीं ली जा सकती बिना लॉ की परमिशन के। अगर कोर्ट जब तक ऑर्डर नहीं देता किसी भी बंदे की जान नहीं ली जा सकती। ठीक है, वो एक्सट्रीम केस हो जाता है जब बहुत ही डेंजरस पर्सन है तो उस पर गोली चलाई जाती है, और इसी वजह से जैसे मैंने बताया एनकाउंटर पे भी कभी कभार केस बन जाते हैं। अब ये सही है या गलत है उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एनकाउंटर कर देना चाहिए गलत लोगों का। बट एक्चुअल में क्या होता है, गलत लोग क्या करते हैं कि वो दूसरे लोगों को पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि आप कबूल कर लो कि जी आप ही ने करा है, मैं आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद है ना, आप जब जेल में जाओगे तो बहुत पैसे दे दूंगा। तो कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों की स्थिति अच्छी नहीं होती पैसे के मामले में, तो वो मान जाते हैं, है ना, जेल में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिर जज मतलब कोर्ट ये कहती है यार निर्दोष लोगों को जेल में नहीं भेजना चाहिए, इसलिए पूरी की पूरी कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें ना बंदा मान लेता है जी मैंने क्राइम करा है, बट फिर भी उस पर केस चलता है, पूरी कार्रवाई होती है। ठीक है, अब राइट ऑफ अक्यूज पर्सन की बात करते हैं। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्टेड पर्सन, अक्यूज पर्सन डिफरेंट होता है, पहले तो मैं ये भी बता दूं अक्यूज पर्सन और अरेस्टेड पर्सन में डिफरेंस होता है, आपको अरेस्टेड पर्सन ही आएगा। ओके, अरेस्टेड पर्सन होता है जिसको पकड़ा जाता है, जिस पर भी शक है, कंफर्म नहीं उसने कुछ करा नहीं करा। अक्यूज पर्सन वो होता है जिसपे कंफर्म हो चुका है जिसने कुछ करा है, ठीक है, मतलब साबित हो चुका है, तो इसमें अक्यूज नहीं आएगा, यहाँ पर अरेस्टेड कर लेना या कन्विक्टेड कर लेना। ठीक है, चलो पहली बात कि किसी भी बंदे को अगर अरेस्ट करा जाता है तो उसको बिना ये बताए कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया आप नहीं कर सकते। उसको ये जानने का हक है कि मेरे को क्यों पकड़ा गया है। दूसरी बात है कि उसको पूरा पूरा राइट है कि वो अपने लॉयर से मिल सके, अपनी बात उसे बता सके और उससे चीजें पूछ सके। तीसरा उसको ये राइट है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि जी लेट हो गया, 3 दिन हो गए हम इसको रिमांड पे ले, नहीं, आपको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। फिर मजिस्ट्रेट बताएगा कि इसको जेल में डालना है और या इसको छोड़ना है या इसको सीधा कोर्ट में ले जाना है या क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड डज इट वायलेट द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहता है कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, है ना। ये कहता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। ओके, बट राइट टू फ्रीडम, रियली सॉरी, राइट टू फ्रीडम ये कहता है कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, है ना। ओके, बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपको पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, अभी तक आपने कुछ कुछ किया नहीं है फिर भी आपको जेल में डाल दिया जाता है। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, कुछ कर
करा नहीं है फिर भी जेल में डाल दिया जा रहा है। आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा हिचकिची आ रही है। तो ऐसा कब होता है? देखो मेरी बात सुनना, मान लो पाकिस्तान किसी और कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं आप बोलोगे सर आप तो पीछे ही पड़ गए पाकिस्तान के, चलो मान लो कोई कंट्री है, कंट्री ए है, चलो पी रखते हैं, चलो कंट्री पी है, अब क्या और भी तो कंट्री हो सकती है ना, ठीक है, तो कोई कंट्री पी है, पोलैंड, पोलैंड समझ लेते हैं। तो पोलैंड से लेट्स अज्यूम कोई बंदा आता है इंडिया में, और हमें सबको इंटेलिजेंस, हमारे भारत की सरकार को, हमारे एजेंसी वगैरह को, है ना, हमारी मतलब जो भी एजेंसी है ना ये वगैरह, सबको कंफर्म है कि ये बंदा है ना इंडिया में गलत इंटेंशन के साथ आया है, ये बुरा बंदा है, ये बम बम फोड़ेगा यहाँ पर। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसको बम फोड़ने देंगे और जैसे ही बम फोड़ा, ओए होए होए बम फोड़ दिया उसने, अब ऐसे थोड़ी ना। बम फोड़ने से पहले पकड़ना समझदारी है ना, बाद में पकड़ना क्या, ये तो बेवकूफ़ी है फिर, है ना। लोगों की, निर्दोष लोगों की जांच जाए उसके बाद आप करोगे तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए ना एक प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाया गया है कि आपको अगर लगे कि कोई बंदा कुछ गलत कर सकता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो, है ना, आप उसको जेल में डाल सकते हो, और जेल में 3 महीने तक डाल सकते हो। 3 महीने के बाद आपको फिर उसको दोबारा से, है ना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, फिर वो बताएगा कि उसको आगे क्या करना है। ठीक है। अब इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल दूं आपको, जब हमारा आर्टिकल 370 हटा था और जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हटा, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया गया था, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही अब जम्मू कश्मीर में लागू होगा, और सारे के सारे जो 370 था जब वो हटा दिया गया था ना, तो बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर के लीडर है ना, उनको जेल में तो नहीं, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, या मैं बोलूँ डिटेन कर लिया गया था, हाउस डिटेन कर लिया गया था, और उनको बोला गया था आप घर से बाहर मत निकलो। आप बोलोगे सर क्यों, उन्होंने कुछ करा था? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा था, फिर भी क्यों पकड़ा गया? क्योंकि डर ये था कि ये कुछ कर देंगे, ये बाहर निकलेंगे, भाषण देंगे, लोग भड़केंगे, दंगे होंगे, मरेंगे, मारेंगे, तो इससे अच्छा पहले इनको हाउस अरेस्ट कर दो, है ना। तो इसलिए किया जाता है, ऑल्दो कभी कभार गवर्नमेंट इसका मिसयूज भी करती है, ठीक है, ये फैक्ट है। 1947 से लेकर अभी तक जितनी भी सरकार हुई है उन्होंने इसका मिसयूज किया है अपने अपने तरीके से, ठीक है। बट मेरे को जहां तक लगता है 370 के केस में ठीक ही किया, क्योंकि सही में बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो गलत बातें बोलते थे, जिससे फिर दंगे होते थे और लोग मरते थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। ठीक है, बात वही आ गई, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और गवर्नमेंट, है ना, सॉरी, कोर्ट पे जब आप जाते हो, ठीक है, तो कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है जिसको हम इंग्लिश में रिट भी कहते हैं, ठीक है। तो उस ऑर्डर का नाम क्या है? अगर मान लो कोर्ट, आप बोलते हो कि आप मेरे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ, तो कोर्ट कुछ ना कुछ ऑर्डर देगा, डिपेंड करता है उस पर कि आपका कौन सा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है। तो हीबस कॉर्पर, मैंडेमेस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, है ना, ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल, एक सर्त्योरारी, ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट है, वो सॉरी रेट है। तो हीबस कॉर्पस बेसिकली तब लाया जाता है जब कोर्ट को ऐसा लगे कि किसी बंदे को गलत तरीके से पकड़ा गया है, तो उसको छोड़ने के लिए बोल सकती है कोर्ट, ये ऑर्डर देती है। मैंडेमेस तब लाया जाता है जबकि कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई बंदा अपनी जॉब पे बैठा है और अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे लोगों के राइट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो तब मैंडेमस आता है। प्रोहिबिशन तब होता है जब बेसिकली हायर कोर्ट को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट है ना अपने एरिया से बाहर जाती है। मान लो सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई दिल्ली का फैसला है, मान लो दिल्ली की कोर्ट का फैसला है बट पंजाब की कोर्ट सुना रही है, तो ये चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर प्रोहिबिशन लगा देती है और बोल देती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। कोवरेंटो जो है ये तब लगता है जब जब हमारी कोर्ट को ये पता चलता है कि कोई बंदा जॉब पे है, गवर्नमेंट जॉब पे है, बट उस जॉब के लायक नहीं है, मतलब कोई होता है ना बहुत सारे पैसे देके बन जाते हैं है ना, तो उसी के लिए कोवेरेंट होता है और उस बंदे को जॉब से हटा जाता है। सर्त्योरारी क्या कहता है कि कोर्ट है ना ऑर्डर दे सकती है लोअर कोर्ट को कि कोई भी जो केस, मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई केस है जो कि बड़े लेवल का है, जैसे कि मान लो सलमान खान का केस है ना, सलमान भाईजान का, जो उन्होंने ठोकी थी ना वो गोलियां, किसको पता है ना, और वो फुटपाथ वाली भी, तो वो केस अगर लगता है कि यार बड़े हाई लेवल का केस है, नहीं संभाल पाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो ट्रांसफर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। चलो सलमान बॉय, सलमान भाई, है ना, अब ठीक है यार, अब क्या ही बोले, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, एक्टर अच्छे हैं बट थोड़ा गलती तो गलती होती है यार। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाने हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बताने और पॉलिसी बतानी है। तो मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या होती है, वो चीज़ें होती है जो कि करनी चाहिए, जो सोसाइटी का भला करेगी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करेगी, ठीक है, लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देगी रिसोर्सेज का, और इंटरनेशनल पीस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल दूँ, सिविल कोड,
कंजम्पशन वगैरह को बैन। आपने ना एक बात नोटिस करी होगी, कुछ कुछ स्टेट में जो शराब है वो बैन है, कुछ कुछ में नहीं है। गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है, दिल्ली में नहीं है ना। दिल्ली में तो अभी हमारे नेताजी भी फंसे हुए हैं, है ना, लिकर वगैरह के उस पे। तो ये क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। किसी कोई गवर्नमेंट चाहे तो ला सकती है, कोई गवर्नमेंट चाहे तो उसको नहीं ला सकती। ठीक है, आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ओके, चलो नेक्स्ट है कि राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट अदर टॉपिक है, इसमें एक एक मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जैसे मैंने बोला कि इस ऑल दो इसके चांसेस, ये जो रेड में है इनके चांसेस बहुत कम है एग्जाम में आने के, बट क्योंकि आधा नंबर भी नहीं छुड़वाना तो रिस्क नहीं लेना। राइट टू प्रॉपर्टी ये कहता है, ये बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। 1978 में इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि डेवलपमेंट करना था। और राइट टू प्रॉपर्टी कहता था कि आपको कोई भी आपकी ज़मीन से नहीं हटा सकता, बट गवर्नमेंट ने कहा यार जो जो स्लम्स वगैरह उनको हटाना इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों को अलग से हम जगह दे देंगे, बट राइट टू प्रॉपर्टी के चक्कर में तो फिर डेवलपमेंट का काम ही रह जाएगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल 44th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें हम जनता पार्टी ने, उस टाइम जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, 1978 में उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया और उसको फंडामेंटल राइट की जगह एक लीगल राइट बना दिया, जो आर्टिकल 300 ए में लिखा गया है। ठीक है, एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी होता है। आपको फंडामेंटल राइट्स तो पता होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है जो कि लोगों को करना चाहिए। जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, भाईचारों को प्रमोट करना चाहिए, एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब डाली गई थी, ये हमारी डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में 11वें 42nd अमेंडमेंट में डाली गई थी। और 10 ड्यूटीज है टोटल हमारी ऐसी। ठीक है, बट हाँ, ये जो ड्यूटीज है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप करोगे तभी आपको अगर मान लो लेट्स अज्यूम के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात है और आपने कचरा फैला दिया, तो आपको पुलिस पकड़ के नहीं जा सकती, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट कचरा फैलाना बुरी बात है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है। पहले तो मैं बता दूं 1993 में बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10 दिसंबर को नेशनल ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है। बेसिकली इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये 3 मेंबर होते हैं। और 2 मेंबर ऐसे लोग होते हैं जिनको इनसे रिलेटेड जो है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मामलों के बारे में पता होता है, थोड़ी सी रिसर्च करी हुई होती है। और इनका काम क्या होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, ये देखते हैं लोगों के साथ बुरा ना हो, जेल में जो लोग रह रहे हैं उनकी कंडीशन कैसी है, वहाँ विजिट करना, देखना कि लोग कैसे, अगर कहीं दंगे वगैरह हो जाते हैं तो देखना कि लोगों के साथ बुरा हुआ है, उनको इंसाफ वगैरह दिलाना जो काम होता है वही होता है एनएचआरसी का। ओके जी, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हों। ठीक है, एंड दूसरी बात यह है कि जो डेट वगैरह दे रखी है इसको भी बहुत अच्छे से करना, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह सारी की सारी बहुत अच्छे से करनी है। ओके, आंसर दोबारा बता दूं, यही लिखने हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें देखो मैक्सिमम में आपको दिख रहा होगा कि मैंने ना नोट्स की पीडीएफ वगैरह से फोटो वगैरह खींच रखी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को एक बार नोट्स रीड करने की ज़रूरत है, तो वही है जो मैंने आपको बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स का भी लिंक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली ये पीडीएफ का भी लिंक है। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।